हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 60 हमारे कंप्लीट हो गए थे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? तो आयरिश महिला एनी बेसेंट ने जो किया था कॉमनवेल। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। पहला है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल। संप्रति पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो बात करें तो भारत में जो इस्पात की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1913 में, 1913 ईस्वी से। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सन 1913 में भारत में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। धातव्य है कि टाटा ने 1907 में बिहार, वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की थी। और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में पहला इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी में बराकार लौह कंपनी की स्थापना हुई, जो 1889 में बंगाल लोहा एवं इस्पात कंपनी में परिवर्तित हो गई। और 1908 में हीरापुर यानी पश्चिम बंगाल में भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। जबकि 1923 में दक्षिण भारत के मैसूर राज्य में भारत की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई यानी मैसूर आयरन एवं स्टील वर्क्स की स्थापना हुई, जिससे वर्तमान में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत की बात करें, वो प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नामक पुस्तक लिखी, जिसमें धन के अपोहन सिद्धांत अर्थात ड्रेन थ्योरी, धन का निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, जब अंग्रेजों ने भारत से जो है भारत का सोना और पैसा जो है यहाँ से इंग्लैंड भेजा था। तो आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और आर सी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने भारत की आर्थिक दशा तथा ब्रिटेन द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को वर्णित किया था। अगला है हमारा, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्रमाणित किया? तो सर्वाधिक अनुप्राणित जो किया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एनी बेसेंट ने राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया। अर्थात एनी बेसेंट ने 1904 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना तथा 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। और 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ था। उन्होंने दो समाचार पत्र लिखे थे, पहला है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ, दोनों निकाले थे। और वहीं प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो गौतम बुद्ध की बात करें, उनके शरीर में स्तूप निर्माण का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है आपका पीपर हवा अभिलेख से। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का जो प्रमाण पीपर हवा अभिलेख से प्राप्त होता है। ध्यातव्य है कि यह स्थल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नेपाल की सीमा से संबद्ध बौद्ध स्थल है और इस स्तूप का निर्माण कपिलवस्तु के शाक्यों ने करवाया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पहला जैन तीर्थकर था?
तो पहले जैन तीर्थकर की बात करें तो ऋषभनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ। आप देख सकते हैं जैन धर्म की बात करें तो कुल 24 तीर्थंकर इसमें हुए थे, और जो 24वें थे महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है, आपको पता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से प्रथम ऋषभदेव तथा ऋषभनाथ अथवा आदिनाथ के नाम से इनको जाना जाता है, जबकि अंतिम की बात करें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। और 23वें तीर्थंकर की बात करें पार्श्वनाथ को छोड़कर उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, अर्थात उनके बारे में कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं है। और ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकर यानी ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख प्राप्त होता है, और नेमिनाथ इसके 21वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। तो तीर्थंकर जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तीर्थंकर महावीर स्वामी जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था, और जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी को ही माना जाता है। और सतत 12 वर्ष की कठोर साधना के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर, मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, कौन सी रिवर है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें कैवल्य, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चातुर्यम में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट जो है चातुर्याम में सम्मिलित नहीं था पूछा गया है, तो उसमें अहिंसा को बताया गया है भाई, अस्तेय को भी और सत्य को भी। तो उसमें जो है ब्रह्मचर्य को नहीं बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट जो है चातुर्याम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह आते हैं, और बाद में महावीर ने ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया था, जो 5वां आचरण जैन धर्म का बना था। अगला है हमारा, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो वासुदेव की जो पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, पाणिनि, उसी में वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलता है। इसका उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था। अगला हमारा, चतुर्व्यूह संबंधित है। तो चतुर्व्यूह का संबंध आपका वैष्णव संप्रदाय से हो जाएगा, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चतुर्व्यूह संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। चतुर्व्यूह के अंतर्गत 4 वीरों की पूजा का विधान है, जिसमें पहला वासुदेव है, दूसरा संकर्षण है, तीसरा प्रद्युम्न है, और चौथे अनिरुद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था। तो ऋग्वेद काल में जो निष्क अलंकरण था उसका संबंध गले से है, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऋग्वेद के समय में निष्क गले का आभूषण होता था, जो कि स्वर्ण निर्मित होता था, और बाद में इसका प्रयोग विनिमय हेतु किया जाने लगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैदिक परंपरा से संबंधित जो होता का संबंध है ऋग्वेद से है। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध ऋग्वेद से था। यह आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इन मंत्रों के माध्यम से जो पुरोहित यज्ञ संपन्न करवाता था उसे होता या फिर होत्री कहा जाता था, जबकि उद्गाता यानी सामवेद से, ठीक है, जबकि उद्गाता का संबंध सामवेद से है, और अधर्यु का संबंध यजुर्वेद से, और ब्रह्मा का संबंध अथर्ववेद से है। चारों इंपोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है हमारा, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है। तो असुर की उपाधि की बात करें तो वरुण को दी गई है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद में वरुण देवता को असुर की उपाधि प्रदान की गई है। इन्हें जल का देवता माना गया है। इसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है, और ईरानी ग्रंथ जेंदोवेस्ता में वरुण को असुर या अहुर मजदा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक
जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और उसका गुलाम था, तो उसको दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई थी 1218 में। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तुर्किस्तान निवासी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और सुल्तान के रूप में उसने 1206 ईस्वी से 1210 में शासन किया और ऐबक ने लाहौर को सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी बनाया था। ऐबक 1208 से 9 ईस्वी तक मलिक और सिपह सलार की पदवी से संतुष्ट रहना पड़ा था। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मलिक और सिपह सलार उसकी उपाधि है और वह अपने नाम के सिक्के नहीं ढलवा सका। और 1210 ईस्वी में चौगान, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। चौगान यानी आधुनिक पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसे दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, मुगल दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते हुए या फिर पोलो खेल खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो कौन हो जाएगा? ऐबक हो जाएगा। अगला हमारा, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? तो आधुनिक कलकत्ता की बात करें तो 1690 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता की स्थापना की थी। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में की थी, जॉब चौरनॉक ने, ठीक है। और 1630 से 1692 ईस्वी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कर्मचारी व प्रशासक था। कौन? जॉब चौरनॉक, जिसे पारंपरिक रूप से कलकत्ता शहर वर्तमान कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि 16 मई 2003 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद जॉब चौरनॉक का नाम उन सभी दस्तावेजों से हटा दिया गया जिनमें उसे कोलकाता के संस्थापक के रूप में दर्ज किया गया था। अगला हमारा, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। तो वैदिक काल में पूछा है दार्शनिक वाद विवाद, ठीक है, तो डिबेट करने की जो कुशल वक्ता थी वो थी गार्गी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता गार्गी थी। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी हो गई, गंधर्व हो गई, ग्रहिता, मैत्री आदि। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का जो उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्यायसंगत ठहराते हुए निम्नलिखित में से किस नेता ने यह कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब सब कुछ अनहोनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये कहा था आपका राजीव गांधी ने, ठीक है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1984 ईस्वी में सिखों पर जो अत्याचार किया गया था उसे न्याय संगत ठहराते हुए राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी तो होती ही है। अर्थात सिखों दंगों से संबंधित है कि उन्होंने, राजीव गांधी ने कहा था, बड़ा पेड़ का मतलब वहां से इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से, तब राजीव गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। अगला है हमारा, उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। तो उत्तर वैदिक काल में जो पंचाल का जो प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था वो था आपका प्रवहण जयवाली। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक प्रवहण जयवाली था और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता था। अगला है हमारा, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंध था? तो 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, उसमें विजयी जो सुदास था वो जो है तित्सु जन से संबंधित था। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दासराग युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध का विजयी राजा सुदास जो है तित्सु राजवंश से संबंधित था। इसमें दोनों तरफ आर्य और अनार्य सम्मिलित थे। ज्ञातव्य हो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है? तो कौन सा मंडल हो जाएगा? 7वां। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, पाकिस्तानी संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो पाकिस्तान से संबंधित जो प्रस्ताव पारित हुआ था 1940 में, ठीक है, 1940, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 22-23 मार्च
1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना के द्वारा। पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।